8 जून 2024 को एक पैसेंजर ट्रेन एमपी के इंदौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वो वहां जाकर अपने सारे पैसेंजर्स को उतार देती है। अब वो ट्रेन उसी स्टेशन के यार्ड में जाकर खड़ी हो जाती है। फिर 3 सफाई कर्मचारी उस ट्रेन की सफाई करने के लिए जाते हैं। उन्हीं में से एक आदमी एक डिब्बे में घुसता है सफाई करने के लिए। जब वो जिस टाइम सफाई कर रहा होता है उस डिब्बे की, फिर उसे एक सीट के नीचे रखा हुआ एक बैग दिखाई देता है। अब वो उस बैग को देखकर ये सोचता है कि शायद कोई पैसेंजर अपना बैग भूल गया है, क्योंकि ऐसे केस जो है नॉर्मली होते हैं। अक्सर ऐसी चीज़ें ट्रेन में रह जाती हैं। फिर वो उस बैग को निकाल कर बाहर लाता है। बाहर लाने के बाद जैसे ही वो देखता है कि उस पर ब्लड लगा हुआ है और उस बैग में से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है, फिर वो क्या करता है, उस बैग को वहीं पर रखकर आरपीएफ वालों के पास जाता है भागता हुआ और उन्हें इस बात की सूचना देता है। तुरंत वहाँ से आरपीएफ की टीम आती है और उस बैग को खोलते हैं वो लोग। इसके बाद जैसे ही आरपीएफ की टीम उस बैग को खोलती है, तो उस बैग को खोलने के बाद आरपीएफ वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस बैग के अंदर एक इंसानी लाश थी, जिसका ना तो सर था, ना ही हाथ थे और ना ही पैर। आप सोच कर देखो, बिना सर हाथ पैर की लाश जब कोई देखेगा तो उसके दिमाग में क्या क्या सवाल उठेगा कि आखिर ये किसकी हो सकती है और ये यहाँ पर कैसे आई, और इसके जो और बॉडी पार्ट्स हैं और ऑर्गन्स हैं वो कहाँ पर हैं। पुलिस के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस लाश की पहचान करना, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे होगी और कैसे ये केस आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, पुलिस जो है उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में कर लेती है और अपना जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो अपना शुरू करती है अपने स्तर से। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये केस जो है बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस से भरा हुआ है और इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये केस इतना उलझेगा आगे जाकर बहुत ज़्यादा। एक बार को आप भी सोच में पड़ जाओगे कि पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस अगर अपनी पर आ जाए तो क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, चाहे पाताल के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो, उसे पुलिस ढूंढ ही लेती है आखिर में आकर। तो आइए दोस्तों, इस केस पर मैं डिस्कस करता हूँ पूरा डिटेल में। आपको बताऊंगा कि ये डेड बॉडी किसकी है, कहाँ से आई, और इसका जो क्रिमिनल है वो किस तरह से पुलिस ने पकड़ा, और इसके जो और बॉडी ऑर्गन्स हैं वो कहाँ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए। वेलकम बैक टू इन दिस क्राइम शो। आई एम मिस्टर विवेक भारद्वाज। दोस्तों, अब देखना आप इस कहानी के अंदर कितना ट्विस्ट आएगा, कितना सस्पेंस पैदा होगा। जब इंदौर पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में कर लेती है, उसके बाद अपना इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से करना शुरू कर देती है। फिर वो ट्रेन जिस रूट से होते हुए आई थी, जहाँ जहाँ पर उसका स्टॉपेज था, उन सभी जगह पर इस लाश के बारे में रिपोर्ट दे दी जाती है कि हमें इस ट्रेन से एक बैग मिला है और इस बैग में एक लाश मिली है। उसके बाद जब वो रिपोर्ट देते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जितने भी स्टॉपेज थे इस ट्रेन के, वहाँ सब जगह के सारे कैमरे चेक किए जाएं। जितने भी सीसीटीवी कैमरे प्लेटफार्म पर लगे हुए थे सब चेक करने को बोला जाता है कि आप ये देखिए ये बैग इस ट्रेन में कहाँ से रखा गया था। और फिर वो बोलते हैं कि इस इलाके से, जिस रूट से ट्रेन आई है, इस इलाके में अगर कहीं पर भी किसी की मिसिंग रिपोर्ट आए तो हमें इन्फॉर्म ज़रूर करना। अब जब इंदौर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन काम कर रही होती है, उसी वक्त करीब 2 दिन बीत जाते हैं। फिर 10 जून 2024 को योग नगरी एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही ऋषिकेश स्टेशन पहुंचती है, वहां जाकर उसमें से सारे पैसेंजर्स उतरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस ट्रेन का वहां पर लास्ट स्टॉपेज था, वहीं से वो ट्रेन वापस होनी थी। अब जब सारे पैसेंजर्स उस ट्रेन से उतर रहे होते हैं तो उसी बीच एक बंदे की नज़र उस ट्रेन में रखे हुए एक बैग पर पड़ती है। जब सारे पैसेंजर उतर जाते हैं तो वो आदमी ये सोचता है कि शायद ये बैग कोई भूल गया है। अब वो उस बैग के पास जाता है। पास जाने के बाद जैसे ही उस बैग को करीब से जाकर देखता है तो उस पर ब्लड लगा हुआ था उस बैग के ऊपर, और उसमें से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। अब वो आदमी समझ जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वो ट्रेन से निकलने के बाद तुरंत आरपीएफ को सूचना देता है इस बात की कि ऐसे ऐसे एक वहाँ पर बैग रखा हुआ है और उसके अंदर से स्मेल आ रही है। तुरंत उसी वक्त वहीं पर आरपीएफ की टीम पहुँचती है और उस बैग को ट्रेन से बाहर लाकर जब खोला जाता है तो देखते हैं कि उस बैग के अंदर एक महिला का सर, 2 हाथ और 2 पैर रखे हुए थे। अब ये सब देखकर वहाँ जितने भी लोग थे, पुलिस वाले थे और भी लोग थे, वो सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये डेड बॉडी इस तरह से किसकी है और इसका बकाया धड़ कहाँ है। अब वो क्या करते हैं, उस बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद में जिस रूट से ट्रेन आई थी वहाँ पर इस लाश के बारे में इन्फॉर्म दी जाती है कि इस तरह से हमें एक ट्रेन में बैग रखा मिला है और आप जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सब स्टेशनों के जहाँ जहाँ इसका स्टॉपेज है सब चेक करो, और किसी की भी अगर मिसिंग रिपोर्ट आए तो वो हमें ज़रूर देना। उसी बीच जब ये सारा काम चल रहा होता है, जब छानबीन सब जगह चलती है, इधर इंदौर में चल रही है छानबीन और उधर ऋषिकेश में भी स्टार्ट हो चुकी है। अब लगभग 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद ऋषिकेश पुलिस को कहीं से सूचना मिलती है कि इसी तरह का सेम केस 8 जून 2024 को इसी तरह का सेम केस इंदौर में सामने आया था कि एक ट्रेन में एक लाश मिली है जिसमें सिर्फ धड़ मिला है।
जब उन्हें ये सारी बात पता पड़ती है तो वो इंदौर पुलिस से कांटेक्ट करते हैं ऋषिकेश वाले। जब उन दोनों टीमों का आपस में कांटेक्ट होता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि इन दोनों लाशों का आपस में कोई ना कोई कांटेक्ट है। तो फिर वो लोग ये समझते हैं कि ये जब ट्रेन एमपी से आई है तो जरूर कुछ ना कुछ कांड एमपी के अंदर ही हुआ है। तो ऋषिकेश वाले वो सारे बॉडी पार्ट्स इंदौर पुलिस के पास भिजवा देते हैं। फिर इंदौर पुलिस को ये सारे बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं। मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम के पास लाश को भेजा जाता है और वहां जाकर जब उसकी जांच होती है तो पता लगता है कि ये सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो धड़मिला वो, और जितने भी वहां से मिले ऋषिकेश से वो सब, ये सब एक ही महिला के हैं, मतलब एक ही लाश है पूरी ये। जब ये सब हो रहा होता है तो फिर अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब तक ना तो किसी की मिसिंग रिपोर्ट आई थी और ना ही किसी तरह का कोई भी ऐसा प्रूफ था उनके पास, उस महिला के पास, जो उसके घर तक या फिर उसके महिला के बारे में पता चल सके कि वो महिला कौन है, कहाँ से आई है और उसके साथ ये सब किसने किया। उसी वक्त इंदौर पुलिस को उस महिला के हाथ पर एक टैटू बना हुआ मिलता है जिस पे लिखा हुआ था मेरा बहन गोपाल भाई। इसका मतलब ये था कि मेरा भाई गोपाल। अब इंदौर पुलिस के दिमाग में ये बात आती है कि अपने भाई का नाम कौन लिखवाता है, क्योंकि अक्सर ऐसे जो है कहीं ना कहीं चाल चलन होते हैं, कहीं ना कहीं पर ऐसे रिवाज होते हैं जहाँ पर कुछ महिलाएं अपने भाई का नाम लिखवाती हैं। अब पुलिस इसी चीज़ को सीरियस लेते हुए ये पता निकालती है कि आखिर अपने भाई का नाम औरतें किस जगह पर किस इलाके में लिखवाती हैं। तो पुलिस को पता लगता है कि गुजरात और एमपी के बॉर्डर पर कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर महिलाएं अक्सर अपने भाई का नाम लिखवाती हैं। तो पुलिस की एक टीम वहां के लिए रवाना होती है। जब पुलिस वहां पर छानबीन कर रही है सारे गांवों में तो फिर एक गांव पहुंचती है जिसका नाम था मऊ। अब जैसे ही वो पुलिस की टीम उस मऊ गांव में पहुंचती है तो वहां वो भीड़ जमा हो जाती है उस महिला का फोटो देखते हुए। फिर उसी भीड़ में से एक आदमी निकल कर आता है और आते ही जैसे ही वो उस फोटो को देखता है तुरंत ही रोने लगता है और बोलता है कि ये तो मेरी वाइफ है, इसका नाम मीरा बेन है। फिर पुलिस उस आदमी से पूछताछ करती है तो वो आदमी बताता है कि 6 जून 2024 को मेरी इससे लड़ाई हो गई थी और ये गुस्से में आकर 7 जून 2024 को अपने एक बैग में कपड़े रखकर घर से निकल गई थी। मुझे ये लगा था कि ये अपनी ये कहीं ना कहीं रिलेशन में जा रही है, इसलिए मैंने इसे नहीं रोका। और जब 1-2 दिन बीत गए फिर मैंने जब देखा कि ये कहीं भी नहीं पहुंची है, फिर मैंने इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई पास की चौकी में। उसके बाद मैंने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिली। फिर मुझे लगा कि ये अपने आप गुस्सा ठंडा होने के बाद वापस लौट कर आ जाएगी। जब पुलिस को ये सारी चीज़ पता लग जाती है फिर अब सबसे बड़ा जो टास्क था पुलिस के सामने वो था कि क्रिमिनल कौन है, आखिर इसकी हत्या किसने की है। उस क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए अब मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। पुलिस अपना दिमाग लगाती है और वो लोग ये सोचते हैं कि ये दोनों ट्रेनें कहीं ना कहीं किसी एक स्टेशन पर जरूर मिली होंगी और वहीं से इन दोनों बैगों को उसी स्टेशन से दोनों अलग अलग ट्रेनों में रखा गया होगा। फिर पुलिस को पता लगता है कि ये दोनों ट्रेनें अक्सर उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर जाकर मिलती हैं। फिर एक टीम पुलिस की वहाँ पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद उज्जैन रेलवे स्टेशन के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सब के सब चेक किए जाते हैं। फिर एक कैमरे में पता लगता है कि ये जो लेडीज थी ये एक ट्रेन से उतर कर आ रही है। उतरने के बाद इसे एक आदमी मिलता है और वो उसे कुछ पर्ची वगैरह दिखा रही है और उससे बात करते हुए वो आदमी उसे बाहर ले गया है। उसके बाद जैसे ही वो आदमी उस औरत के साथ बाहर जाता है तो बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे में उसका फेस साफ दिखाई दे रहा है उस आदमी का। फिर उसका सीसीटीवी फुटेज वहाँ से निकलवाने के बाद उस आदमी का फिर उसकी छानबीन शुरू होती है कि आखिर ये आदमी कौन है। तो उस आदमी के बारे में पता लग जाता है कि वो आदमी वहीं के उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास में एक लोकल में कॉलोनी है वहीं का रहने वाला है। और इसके बाद पुलिस को उस आदमी का पता और उसका नाम सारी चीज़ें पता पड़ जाती हैं। फिर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसका नाम था कमलेश पटेल। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है और उस महिला का उसे फ़ोटो दिखाते हैं कि तुम इस महिला को जानते हो क्या। तो पहले तो मना करता है वो, लेकिन पुलिस जो सीसीटीवी के फुटेज था उस महिला के साथ में उस आदमी का वो साथ लेकर उसके पास गई थी। उसे दिखाती है कि आप तो इस महिला के साथ जा रहे हो। फिर वो एक गेम खेलता है उन्हें पुलिस वालों के साथ में। इसके बाद वो पुलिस को बताता है कि इस महिला को मैं तो नहीं जानता लेकिन ये मुझे उज्जैन रेलवे स्टेशन पर मिली थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसकी परेशानी को देखते हुए ये मुझसे एक एड्रेस पूछ रही थी। इसके हाथ में एक पर्ची थी। फिर मैंने इसे एड्रेस बताने के लिए स्टेशन से बाहर छोड़ दिया था और एक ऑटो था उसमें बैठा दिया। फिर ये मुझे नहीं पता कहाँ गई कहाँ नहीं गई। उसके बाद मैं इससे कभी नहीं मिला। अब पुलिस को भी ये बात जो है सच लगती है क्योंकि सेम यही कंडीशन सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही थी कि ये महिला इस आदमी को पर्ची दिखा रही है और इससे हेल्प की तरह, मतलब एक तरह सहायता मांग रही है। तो पुलिस को वहाँ पर यकीन लगता है कि हाँ ये कमलेश पटेल जो है सही बोल रहा है। लेकिन पुलिस के दिमाग में ये बात जो है घूम जाती है कि अभी ये मना कर रहा था कि ये इस महिला को मैं नहीं जानता हूँ और एकदम से इसने जैसे हमने फ़ोटो दिखाया कैसे पहचान लिया। फिर पुलिस उस कमलेश पटेल के घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद उसकी एक बीवी थी कमलेश पटेल की, उससे जाकर मिलती है। पुलिस कमलेश पटेल के घर पहुंचने के बाद जैसे ही उसकी वाइफ को उस महिला का फोटो दिखाया जाता है तो कमलेश पटेल की वाइफ तुरंत ही उस फोटो को देखते ही परेशान होने लगती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा टास्क एक और आ जाता है कि कमलेश पटेल की वाइफ गूंगी और बहरी थी, ना ही बोल सकती थी ना ही सुन सकती थी।
अब वो कुछ उस फ़ोटो देखकर कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन पुलिस की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये महिला कह क्या रही है। फिर पुलिस उस महिला से बात करने के लिए साइन एक्सपर्ट को बुलाते हैं, वो वहाँ पर आते हैं, फिर उस महिला से बात की जाती है। तो ये बात सामने आती है कि ये महिला घर पर आई थी और मेरे हस्बैंड ने इसे खाना खिलाया था, उसके बाद इसने उसे मार दिया। इस तरह से वो इशारे करती है, तो पुलिस को वहाँ पर पूरी तरह से कन्फर्म हो जाता है कि कमलेश पटेल ने ही इस महिला की हत्या की है। फिर कमलेश पटेल दोबारा से अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद फिर उससे सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है, तब वो बताता है सारी कहानी कि कैसे कैसे मैंने उस महिला के साथ क्या किया। फिर कमलेश पुलिस को बताता है कि ये महिला 7 जून को उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से उतरी थी। उसके बाद ये मेरे पास आई और इसके हाथ में एक पर्ची थी और ये मुझसे मथुरा के लिए ट्रेन के बारे में पूछ रही थी। लेकिन उसी वक्त ट्रेन मथुरा के लिए निकल चुकी थी, कोई ट्रेन नहीं थी। फिर मैंने इससे बोला था कि अब आप कहाँ जाओगी रात में, अब तो ट्रेन अगले दिन है, आप मेरे पास में यहीं पर लोकल में घर है मेरा, आप वहाँ पर चलिए। लेकिन वो महिला उसी वक्त रोने लगती है। फिर मैंने उससे पूछा कि आप क्यों रो रही हो। फिर उसने बताया कि ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ है, मैं कहाँ जाऊँगी रात में, कैसे परेशान होंगी। फिर मैंने उसका दुख समझते हुए उस महिला से सारी बातें पूछी, आखिर बात क्या है, तुम क्यों परेशान हो रही है। फिर उस महिला ने अपनी सारी बातें जो हैं मुझे बताई कि ऐसे ऐसे मैं अपने हस्बैंड से लड़कर आई हूँ, मैंने घर पर किसी को नहीं बताया है, ना ही मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ है, ना पैसे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँगी, पूरी रात कैसे कहाँ रहूँगी। उसके बाद वो कहता है उस महिला से कि आप परेशान मत हो, रात को आप मेरे घर रुकना और रात को आराम करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद सुबह को मैं आपको एक ट्रेन में बैठा दूँगा जो सीधी मथुरा के लिए जाती है। फिर वो महिला उस आदमी की बातों में आकर उसके घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो आदमी पहले उसे पानी वगैरह देता है, लेकिन अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो आदमी उस औरत के खाने में नशे की गोलियाँ मिला देता है। गोलियाँ मिलाने के बाद वो महिला खाना खा लेती है, उसके बाद उसे नशा होना स्टार्ट हो जाता है और वो एक रूम में लेट जाती है और उस आदमी ने उसे एक सेपरेट रूम दे रखा था, जहाँ पर उसकी वाइफ थी, उससे अलग रूम दे रखा था उस महिला के लिए। फिर कमलेश उसके रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद उसे आवाज़ देता है, जब उसे लगता है कि हाँ ये बेहोश हो चुकी है, फिर वो उसके साथ दुष्कर्म करने शुरू कर देता है। लेकिन वो इतनी बेहोश नहीं थी, उसे थोड़ा बहुत होश था। जैसे ही ये उसकी बॉडी को टच करता है, वो तुरंत एकदम से होश में आ जाती है। आने के बाद इन दोनों में हाथापाई होती है। हाथापाई होने के बाद फिर ये एक लोहे की एक भारी सी चीज़ उसके सर में मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है पूरी तरह से। बेहोश होने के बाद फिर ये क्या करता है, वहीं पर जान से मार देता है। मारने के बाद अब बारी आती है, वो ये सोचता है कि इसकी बॉडी को मैं ठिकाने कहाँ से लगाऊँ, इसकी पूरी बॉडी में कहाँ से कहाँ ले जा सकता हूँ। फिर उसके दिमाग में तुरंत आता है, वो बता रहा था उसने ये सोचा था कि इसके टुकड़े करके क्यों ना मैं किसी ऐसे बैग में और अलग अलग ट्रेनों में रख दूँ ताकि किसी को कुछ भी पता ना लगे। अब उसके दिमाग में ये सारे विचार आते हैं और वो इस गंदे कृत्य को अंजाम देते हुए उसकी बॉडी के टुकड़े करता है। फिर अलग अलग बैगों में पैक करने के बाद पहले एक ट्रेन में रख के आता है एक बैग को, उसके बाद उसने बताया था कि दूसरी ट्रेन में फिर मैं थोड़ी देर बाद उस बैग को रख के आया था। इस तरह से मैंने अलग अलग ट्रेनों में ये दोनों बैग रखे थे ताकि मेरे ऊपर किसी को भी शक ना हो। इस तरह से कमलेश पटेल अपने सारे गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को बता देता है कि मैंने ही ये हत्या की है। फिर पुलिस उस पर जो है हत्या का और बलात्कार और जो भी धोखाधड़ी का होता है वो सारे मुकदमे दायर करने के बाद उसे जेल भिजवा देती है। इस कहानी को सुनने के बाद हमारे अंदर, हमारे मन में किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे होंगे, आप भी सोच कर देखो। क्या हम किसी पर इस ज़माने में, आज के जो ज़माना चल रहा है इस टाइम पर, किसी पर भरोसा कर सकते हैं क्या? अब आप ये सोच कर देखो उस महिला का क्या कसूर था। उसने एक एड्रेस पूछा, बस वही कसूर था क्या उसका? ना वो आदमी उसे जानता ना वो जानती। उस आदमी सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए उस महिला की हत्या कर दी। दोस्तों, आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना इस केस के बारे में कि हमें किस तरह से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग वीडियो का कमेंट बॉक्स जो है वो चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन क्या बोल रहा है। हो सकता है अगर आपने कुछ बोला और अगर किसी को समझ में आ गया और उसी वजह से उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बच गई, तो सोचो कि आप एक तरह से भगवान का काम करोगे। तो मैं भी आपकी जो राय है उसका वेट करूँगा और मैं भी कुछ ना कुछ उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे दो अपने भाई विवेक भारद्वाज को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।